नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़े हैं बाज़ार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। पिछले 6-7 सप्ताह से जो सारी बातचीत चल रही थी कि ये ट्रम्प साहब को कब सद्बुद्धि आएगी, कब आएगी अंततः ऐसा लगा कि सद्बुद्धि आ गई और उसका एक बहुत शानदार असर हमने बाज़ार में बुधवार को देखा। लेकिन उसके बाद फिर गुरुवार को अ, मतलब जितनी तेज़ी बुधवार की थी उसका आधा बाज़ार ने वापस ले लिया। ये कुछ वैसा ही किस्सा है ना वो जो बाली का किस्सा सुनते हैं कि बाली के पास ये शक्ति थी कि जो उसके सामने आकर के लड़ेगा उसकी आधी शक्ति वो छीन लेगा। तो बाज़ार ने कल की सारी बढ़त का आधा हिस्सा वापस ले लिया, ऐसा क्यों किया इसने? एक्चुअली बढ़त तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन यहाँ से जो मामला चलेगा उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन होगा कि आगे जाके टॉक्स चलते कैसे हैं। क्योंकि अभी भी तनातनी है, ऐसा नहीं है कि तनातनी नहीं है। एक कहते हैं कि अभी भी ट्रिगर पे उँगली है, एक कहते हैं वहाँ पे सारी मिलिट्री पड़ी हुई है, कोई वहाँ से मूव नहीं होगा। थोड़ा मुझे लग रहा है शुरू में 2-4 दिन, 5 दिन नाटक चलेगा। तो बाज़ार उस नाटक को कैसे झेलता है, क्योंकि जो डिमांड है ईरान के 10 वो एज़ इट इज़ तो नहीं माने जाएँगे। फिर जी। उधर से यूएस के डिमांड आएंगे, वो भी एज इट इज़ नहीं माने जाएंगे। तो मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच चलेगा। और अच्छा, वो पर्ची मेरा किसी ऐसा ने बदल दी क्या? पहले ट्रम्प साहब ने बोला ये बड़े ठीक-ठाक, अच्छे लगने वाले तर्कसंगत प्रस्ताव हैं, फिर उसके बाद अचानक बोले नहीं ये 10 डिमांड जो है वो तो गड़बड़ है, ये तो नहीं माने जा सकते। क्या हुआ? पर्ची बदल गई, धोखा हो गया, क्या हुआ? नहीं, इसमें सरप्राइज होने वाली चीज़ तो है ही नहीं ना कोई, क्योंकि इसमें क्यों सरप्राइज होना है जब पता है हमको कि वो सुबह दोपहर शाम या हर मिनट अपना स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं। तो फिर इसमें सोचना ही क्या है। वो तो हमेशा चेंज होते हैं, अपने स्टेटमेंट को चेंज करते हैं। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई वैसे आश्चर्य वाली बात है। अब मेरा मानना ऐसा रहेगा कि फिर से नज़र वही रखें, क्योंकि हॉर्मज़ फिर आज बंद हो गया, ऑयल ऊपर ही हो गया है फिर। तो नज़र उन दोनों चीज़ों पे रखते हैं, अगर शांति आनी है तो वहाँ पे रास्ता निकलेगा। अभी यही कह सकते हैं कि फिंगर्स क्रॉस्ड, बाकी वेट एंड वॉच। जी। तो अभी फिंगर्स क्रॉस्ड, तो फिर निवेशकों के नज़र से देखें तो करना क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बुधवार की तेज़ी देख कर के सोचा होगा अरे रे! हमसे मिस हो गया क्या? आज वापस बाज़ार पलटा तो उन्हें लगा होगा कि अच्छा हुआ कल हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, जिन्होंने नहीं किया होगा कल। उन वो आज राहत महसूस कर रहे होंगे कि अच्छा, रुक गए तो ठीक ही किया। अब इसके बाद फिर हम आगे क्या करेंगे? देखिए, दो बात दो इंडेक्स में निकल के आई। वो ये है कि निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों बता रहे हैं कि जो बन गया वो बॉटम प्लेस में रहना चाहिए। साथ में ये भी बता रहा है कि जो गैप अप ओपनिंग है कल की, जब तक निफ्टी का 24,000 नहीं निकल जाए, तब तक वो गैप फिल होने के चांसेस रह सकते हैं। और इसका ट्रिगर क्या होगा? इसका ट्रिगर हो सकता है जो टॉक्स शुरू हो रहे हैं इसमें अगर तनातनी आई तो, है ना? तो इस तरीके से इसको देखा जाना चाहिए कि अब खरीदना हर जगह रिस्क है। मैंने तो यही बताया, देखिए, मैं समझता हूँ, अगर मान लीजिए कि यहाँ से टॉक्स खत्म हो गया और फिर से बमबारी शुरू हो गई, तो इस बारी तो फिर नया लो लग जाएगा। वो हमारे हाथ में नहीं है। एक रीजनेबल रिस्क लेके अगर किसी को रहना है तो इन्वेस्टेड रहे, या अगर इतना ही डर लगता है तो थोड़ा 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 हर दिन खरीदते रहिए, थोड़ा हर दिन खरीदिए, अपना एसआईपी जैसा काम कीजिए। लेकिन किसी को डेफिनेटिव डायरेक्शन तो नहीं दिया जा सकता कि ये बाजार में यहाँ से अब हो गई शांति, अब यहाँ से हाई बन जाएगा, कुछ नहीं कह सकते हैं। इंडिकेशन डेटा से ये है कि बॉटम शायद बन गया है, लेकिन अगर ये टॉक्स ठीक प्रोग्रेस नहीं होते हैं, बॉटम टूट भी जाएगा। तो सब कुछ निर्भर करता है कि यहाँ से आगे अब बातचीत कैसी चलेगी और बातचीत होगी भी तो कहाँ होगी, किस तरह से होगी, कितनी होगी और बातचीत से पहले ही एक तरफ हमें इज़राइल और लेबनान के बीच में घमासान दिख ही रहा है, मतलब लेबनान पे जम करके इज़राइल के हमले जारी हैं। साफ-साफ कह रहा है इज़राइल कि लेबनान जो है वो
सीज़ फायर का युद्ध विराम का हिस्सा नहीं है और ईरान कह रहा है कि नहीं, वो तो हमारा ही है हिज़्बुल्लाह, हम में और हिज़्बुल्लाह में कोई फ़र्क नहीं है। ये भी अपने आप में एक डिप्लोमैटिक महत्व इसका रहेगा शुमशी कि आखिर इज़राइल ने कबूलवा लिया ईरान से कि भई हिज़्बुल्लाह उन्हीं का है और उनमें और नहीं, हिज़्बुल्लाह में कोई सीधा बोला क्या? सीधा तो अभी भी नहीं बोल रहे हैं। नहीं, नहीं वो कह रहे हैं ना कि हिज़्बुल्लाह पे हमला हमारे ऊपर हमला होगा। अच्छा, तो फिर मिस किया मैंने सुनना। मुझे ऐसा लगा कि वो लेबनान की बात कर रहे थे, हिज़्बुल्लाह डायरेक्टली नहीं बोला। अगर ठीक है, ऐसा है तो मान लिया। चलिए खैर अब इंतज़ार करना पड़ेगा और फिर निफ्टी में जैसा आपने कहा कि जो गैप बना उसके भरने की संभावना बची रहेगी। तो क्या 23,200 इस दायरे में अगर वापस हमें दिखता है किसी उतार-चढ़ाव में तो क्या वो खरीदारी का वापस समय होगा? क्योंकि आप कह रहे हैं कि डेटा के हिसाब से एक बार को बॉटम बनता हुआ दिख रहा है। तो जब तक वापस फिर से अमेरिका ये ना बोले कि नहीं अब हम दोबारा लड़ाई शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ये बात नहीं मानी गई या ईरान ने ये धोखा दे दिया या ये गड़बड़ कर दी। किसी भी बहाने से अगर वापस अमेरिका बमबारी शुरू कर दे, तब जाकर के लेवल टूटेगा, नहीं तो इसको मान लिया जाए कि हाँ, फिलहाल अब ये बच गया। देखिए, पहली चीज़ तो ये डिसीजन लेते हैं कि हमको करना क्या है और वो बमबारी वाला दूसरा पॉइंट पे मैं आता हूँ। हर डिप को जिसको चाहिए बाई कर लीजिए। 22,300 के नीचे अगर निफ्टी क्लोज हो जाती है, सब छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके नीचे क्लोज होने का मतलब है फिर नया लो। अब वो लो कहाँ है, कहाँ बनेगा, नहीं पता। अंटिल देन आप हर डिप को खरीद सकते हैं। दूसरी चीज़, 24,000 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोज देने लगे तो ये एक और इंडिकेशन होगा कि नहीं, यहाँ से और फॉर्म होगी निफ्टी। वो दूसरा इंडिकेशन है। बट अंडर ऑल प्रोबेबिलिटीज आपका जो इन्वेस्टमेंट बेस्ड रिस्क मैनेजमेंट आपको अगर करना भी है तो वो 22,300 पे है। एज्यूमिंग निफ्टी यहीं से 24,000 के ऊपर क्लोज ले लेती है, फिर आज का जो लो है वही आपका रिस्क मैनेजमेंट है, नहीं तो फिर गैप फिलिंग है। बट ये सेकंड जो सिनेरियो है, वो अगर इसके नीचे लो नहीं बना और 24,000 के ऊपर निफ्टी क्लोज हो गई तो ऐसे में तो ये दो करके आगे बढ़िए। बाकी ये रिस्क एसेट क्लास है, नाम ही रिस्क एसेट क्लास है। बिल्कुल, तो ये ना सोचें कि भई हम बिना किसी जोखिम वाली कोई रणनीति यहाँ पे इस बाज़ार में इस्तेमाल कर पाएँगे या किसी भी बाज़ार में इस्तेमाल कर पाएँगे। लेकिन कैसे काम करना है उसका एक तरीका कि भई आपको ऊपर के स्तर का ध्यान रखना है, कहाँ से आगे चाल आगे बढ़ेगी और अगर नीचे के स्तर मिलते हैं तो खरीदारी करते रहना है, लेकिन 23,200 पर नज़र रखनी है। उसके नीचे बंद होना यानी वापस फिर से खतरा बढ़ता हुआ। तो ये हो गई निफ्टी की राम कहानी। अब इसके बाद मिड कैप, स्मॉल कैप वहाँ कुछ अलग दिख रहा है क्या? क्योंकि अब रिजल्ट सीजन होगा, शुरू हो चुका है, टीसीएस के नतीजे आ चुके हैं, उन पे हम बात करेंगे अभी। लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप में क्या अलग तरीके से कोई रणनीति अपनानी है या अभी वही निफ्टी को पकड़ करके देखना है? नहीं, वेट कर लीजिए। निफ्टी 24,000 के ऊपर क्लोज होने के बाद मिड कैप में फर्दर रैली है, अदरवाइज सब यहाँ से गैप फिलिंग में जा सकता है। ओके। तो अगर मान लीजिए आपको नीचे के स्तर मिलते हैं तो ज्यादा खरीदारी कहाँ करेंगे? निफ्टी वाले शेयरों में, बड़े शेयरों में या मिड कैप, स्मॉल कैप में? नहीं राजीव जी, इसमें ना बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं जो मैंने इन बिटवीन डे बिफोर येस्टरडे और येस्टरडे किया है। तो चूंकि अब वॉर का इम्पैक्ट है और ये इम्पैक्ट ऑयल पे है, इस इम्पैक्ट को देख सकते हैं इन्फ्लेशन के रूप में, इस इम्पैक्ट को देख सकते हैं बढ़ते हुए क्रेडिट कॉस्ट के रूप में, इस इन्फ्लेशन को देख सकते हैं कई बिजनेसेस के डेलिंक्वेंसीज बढ़ने के रूप में। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं जो लेंडिंग एक्टिविटीज करते हैं, मतलब बैंक्स एंड एनबीएफसीज, इन पे थोड़ी सी सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बिकॉज ये किस रूप में आगे निकल के आएगा, ये 6 से 9 महीना तक आपको पता चलेगा। तो पहला तो चेंज ये होता है कि जो हमारा स्टार कैंडिडेट था बीएफएसआई में बैंक,
वो स्टार कैंडिडेट अभी बाय एंड होल्ड से वो टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट में चला जाता है। रीज़न यही है। दूसरा रीज़न ये है कि इस कारण से अब ये थोड़ा ऑसिलेट करेगा। एक बारी में अब 60-62 हज़ार निकालना पॉसिबल नहीं रहेगा बैंक के लिए, और अगर वो नहीं निकाल पाएगा तो साल भर में 10-12% से ज़्यादा सीएजीआर बड़े बैंकों से निकाल पाना मुश्किल हो जाए। इसलिए यहाँ पे इसको टैक्टिकल मैनेजमेंट करना पड़ेगा सैटेलाइट पोर्टफोलियो में डाल के, और थोड़ा सा चर्न करना पड़ेगा। ये इस वॉर का इम्पैक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि फिर नॉन लेंडिंग बिजनेसेस जो आपके फाइनेंस में आते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज में, उनके थ्रू अब फाइनेंशियल्स को प्ले करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो स्ट्रैटेजिक होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। दूसरा चेंज ये होगा कि चेंज क्या होगा, ये ज़रूरी भी है कि थोड़े हेल्थ केयर, फार्मा, डायग्नोस्टिक्स इसमें बढ़ने चाहिए और स्टेक बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है बाकी सब कहानी वैसे ही रखनी चाहिए, रिटेल कंजम्पशन वो सब जैसा था वैसा रखना चाहिए। इसमें आप आराम से जो भी बनाना है पोर्टफोलियो बनाइए। वोलेटिलिटी कहीं जाने वाली नहीं है अभी, मुझे तो नहीं लग रहा कि जाने वाली है। इस तरह के और भी नाटक नखरे चलते रहेंगे, लेकिन अगर उसको आप अपने पास थोड़ा सा एक्यूमुलेट करने के लिए रखेंगे और समय देंगे तो ये आपको रिजल्ट अच्छा देगा, समय आने वाले समय में अच्छा रिजल्ट देगा। जी। तो अगर बैंकों में आपको आशंका है कि आगे चीज़ें पता नहीं कितनी ठीक रहें या फाइनेंशियल सेक्टर में, तो फिर अभी निफ्टी बैंक में रणनीति क्या रहेगी? निफ्टी बैंक की जो रणनीति है वो थोड़ी सी अभी डिफरेंट है, वेट एंड वॉच ही है। ओके, जितना जो डेटा है आपके पास निफ्टी का, वो डेटा उतना क्लीन आपको निफ्टी बैंक का नहीं मिलेगा। तो इसके लिए एक जो थियरी कहती है, हमको सपोर्ट ले लेना चाहिए 53,600 के आसपास आपका 20 डीएमए पड़ेगा, और उस 20 डीएमए का सपोर्ट अगर रहता है तो ही बाय डिप्स करें, अदरवाइज ये भी गैप फिलिंग प्रोसेस पूरा करेगा। सेफ तो यही रहेगा मेरे हिसाब से कि क्लोजर टू 52,700 अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ट्राई करना चाहिए, और फिर 50,000 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए। और इस स्ट्रैटेजी को लेके बैंक में भी बढ़िए आगे। ध्यान रहे, ओवरनाइट रिस्क रहेगा। जब तक एक फाइनल डील अग्रीमेंट साइन नहीं हो जाती है इन बिटवीन यूएस एंड ईरान, तब तक ओवरनाइट रिस्क बना रहेगा। जी। तो बैंकिंग सेक्टर में क्या कुछ इस तरह का आप अभी अंतर करके चल रहे हैं कि प्राइवेट बैंक्स में ये ज़्यादा भरोसा रहेगा, या सरकारी बैंकों में ज़्यादा भरोसा रहेगा, या एनबीएफसी में ज़्यादा भरोसा रहेगा, या नॉन लेंडर्स पे ज़्यादा फोकस करना है? इस पूरे सेगमेंट को अगर अलग-अलग टुकड़ों में बाँट के देखें तो क्या दिख रहा है अभी? देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना रह गया। बैंक में अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लास्ट 2 मंथ्स में एफआईआई सेलिंग हेवी, एक हेवी मतलब हेवी, धुन के है। तो जहाँ पे एफआईआईज़ के सबसे ज़्यादा होल्डिंग है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, वैसे वाले बैंक से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। अब इसमें नाम पूछने से कोई फ़ायदा नहीं है, आधे लोग तो ऐसे ही समझ जाएँगे। तो बैंक में जो पोजीशन बनाना होगा, वो पोजीशन बनाने के लिए जहाँ पे एफआईआईज़ का स्टेक थोड़ा मॉडरेट है या कम है, उन बैंक को आइडेंटिफाई कीजिए, बिकॉज़ यहाँ से अपसाइड मिलेगी और वो बैंक मारेंगे, बिकॉज़ वो सेल कर रहे हैं। क्यों सेल कर रहे हैं, इसका जवाब ना मेरे पास है, ना मुझे लगता है किसी और के पास है। हमको समझ में आती है बात, बाकी जवाब पता तो नहीं है क्यों इतना सेल कर रहे हैं। लेकिन अगर ये ट्रेंड को सही माना जाए तो रिटर्न बनाने के लिए हमको वो बैंक्स लेने पड़ेंगे जो क्लीन तो रहें, बैलेंस शीट क्लीन रहे, लेकिन एफआईआईज़ का इम्पैक्ट वहाँ पे कम पड़े। इस तरह से बैंक चुनिए। अभी पीएसयू प्राइवेट करके कोई फ़ायदा नहीं है। जी। तो एफआईआई का हिस्सा कहाँ कम है, ये तो मतलब अपने आप ही आप उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में जाएँगे तो दिख जाएगा। लेकिन
ये चीज़ जो है वो समझ में नहीं आ रही। आप पिछले दिन भी देखिए, मतलब सेंसेक्स में 2 ढाई हज़ार अंक की तेज़ी आ गई, लेकिन उसके बाद भी आपको पिछले दिन बुधवार का भी आंकड़ा एफआईआई का वो नकारात्मक ही दिखा। सेलिंग ही रही उनकी। मतलब जिसको आप एक तरीके से, अगर सीज़फायर टिक जाता है तो ये वाटरशेड डे होगा बुधवार वाला। उस दिन भी वो बेच के गए, आज भी बेचा है उन्होंने। तो चक्कर क्या है? आप जो कह रहे हैं कि समझ में आता है लेकिन मालूम नहीं है। ये आप बॉलीवुड जाएँ, वहाँ थोड़ा डायलॉग लिखना शुरू करें तो शायद वहाँ भी आप अच्छा कर जाएँगे। हाँ, नहीं काम तो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि काम ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है। हालाँकि अब बॉलीवुड में काम कौन करना चाहेगा? अब हाँ, वो तो भी ये डाइंग मतलब डाइंग इंडस्ट्री। समझ में आता है लेकिन मालूम नहीं है। हाँ, देखिए बताता हूँ। देखिए समझ में क्या आता है, एज़ इन्वेस्टर अगर मैं देखूँ, मैं कहीं भी इन्वेस्ट करने जाऊँगा तो मुझे एक डिज़ायर्ड रिटर्न चाहिए होता है, जो मेरे लिए चाहे वो मॉडरेट हो या जो भी हो, टारगेटेड रिटर्न मुझे चाहिए होता है। क्योंकि मेरे पीछे एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, और उस कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अगेंस्ट मुझे रिटर्न चाहिए होता है। तो अगर मैं एफआईआई हूँ तो मेरे लिए इंडिया एक एसेट क्लास है ना, नॉट एसेट क्लास, इंडिया एक जस्ट अनदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है, जहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का 2 से 3% इक्विटी एलोकेशन होता है, दैट्स ऑल। तो अगर मुझे बेटर एलोकेशन कहीं और मिलता है, मैं बेटर कर लूंगा। तो मुझे भारत में अभी तक तो यही समझ में आ रहा है राजीव जी, कि यहाँ पे उनको टैक्स इंसेंटिव्स नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। करेंसी स्ट्रांग तो नहीं मानी जाएगी, भले ही बोला जाए कि नहीं स्टेबल है जो भी है, लेकिन ट्राजेक्टरी तो डेप्रिसिएशन का ही है। तो दोनों मिला जुला के, और ग्रोथ उतनी खास नेट बन नहीं रही है। तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए सिनेरियो तो बनता नहीं है। ग्रोथ देते नहीं आप, टैक्स इंसेंटिव देते नहीं आप, और करेंसी रुकती नहीं आपकी। तो फिर क्यों करें इन्वेस्टमेंट? जिस समय ग्रोथ देंगे, या हमारा मार्केट इतना अट्रैक्टिव, इतना गिर जाए, इतना अट्रैक्टिव हो जाए कि ये इन सब चीज़ों के लिए कॉम्पनसेट कर दे। तो रीज़न समझ में आता है, लेकिन कोई सामने से बात करे तब तो, कोई एफआई आके बोले तब तो, कि हाँ मुझे ये चाहिए। और मुझे क्यों बोलेगा? बोलना होगा तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में ही जाके बोलेगा। बिल्कुल, तो सारा मसला ये है कि ग्रोथ और टैक्स, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, वो अभी उनके लिए पड़ता नहीं पड़ रहा है। मुझे तो यही लगता है। जी। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि ये काफ़ी टाइमलाइन जो है वो मेल खा रही है ट्रम्प साहब की दोबारा वापसी और साथ में ये एफआईआई की बिकवाली? क्योंकि टैक्स तो सितंबर 2024 से पहले भी था ना, या सितंबर 2024 से ही लागू हुआ? नहीं, वो बात नहीं। आप निफ्टी का रिटर्न अगर देखिएगा, तो अगर आप इस चार्ट को ठीक से अगर लगा लीजिए, तो 2020 में हमारा मार्केट टोटली अंडर वैल्यूड हो गया, और वहाँ से हमारे पास अपॉर्चुनिटीज डिस्प्रपोर्शनेट थी, बिकॉज लूज मॉनेटरी पॉलिसी आई। लूज मॉनेटरी पॉलिसी मतलब पैसा बांटो, हर जगह लिक्विडिटी, पैसा मार्केट को ड्राइव करता है, लिक्विडिटी। तो वो लिक्विडिटी जो आपका लूज मॉनेटरी पॉलिसी या जैसा भी बांट के आया, उसके राइज आपको बहुत मिला है। 8,000 की निफ्टी आपकी 26,000 हो गई है। अब इस जगह पे आके, इस ग्रोथ रेट पे वो इंसेंटिव नहीं है बाहर वालों के लिए कि उतना बड़ा रिटर्न उनको दिखे, एंड देयरफॉर वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर यही निफ्टी आपका अभी 20,000 पे रहेगा, आप देखिए वापस फटाफट बाइंग आके। अब ये 22,000 20,000, ये निफ्टी रुकने वाला नहीं है। एक एक साल के अंदर आपको हाई लगाता जाएगा, बिकॉज वो रूम खेलने का मिल जाएगा। 26,000 पे वो रूम नहीं है, क्योंकि रिटर्न टोटल मार्केट अगर कम से कम 15-16% का रिटर्न दे, तब जाके करेंसी मान लीजिए 5-6% और 10% का रिटर्न बने, ऐसा हो। लेकिन मार्केट का रिटर्न आप पिछले 5 साल का देख लीजिए, 9.5% एवरेज। तो उसमें क्या मिलना है किसी को? 9.5% में क्या मिलना है? कितना टैक्टिकल मैनेजमेंट कर पाएंगे? तो वो मेन प्रॉब्लम वो है, आपका वैल्यूएशन के अगेंस्ट इतना ग्रोथ नहीं दे पा रहे हैं हम, ईपीएस का नहीं दे पा रहे हैं, जो यहाँ से कोई और खरीदारी करे। अदरवाइज ऐसा कोई कोइंसिडेंस मुझे नहीं लगता। आपको जहां रूम मिलेगा उनको पैसा, देखिए एफआईज में ना हमेशा ध्यान रखना चाहिए, दो तरीके के होते हैं। जो बड़ा इम्पैक्ट रखते हैं वो हेज फंड इन नेचर होते हैं, जो कि जहां मार्केट में मोमेंटम अपॉर्चुनिटी होती है, जाते हैं, पैसा बनाते हैं और निकल जाते हैं।
और एक होते हैं लॉन्ग टर्म वाले। लॉन्ग टर्म वालों को क्या फर्क पड़ता है, वो खरीदते हैं, बैठे रहते हैं, वो मार्केट मूव नहीं करा सकते। मार्केट के मूवमेंट एंड वोलेटिलिटी ये मैनेज करता है ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग में जो बड़ा हाथ है वो मैनेज करेगा। तो उनके लिए बहुत इंसेंटिव्स नहीं है कि शॉर्ट टर्म में पैसा कुछ बने या कुछ बड़ा मूवमेंट बने। जी। अब